बायोम। ठीक है, बायोम का यहां पर मतलब है, देखो किसी भी एक जगह की जैसी जलवायु होती है, जैसी क्लाइमेट होती है, जलवायु क्या है किसी भी स्थान पर। अब 3 टर्म यहां समझ लें तो जिससे हमेशा आसान रहेगा। एक होता है मौसम, एक होती है ऋतु, यहां पर ऋतु, और दूसरी होती है यहां, तीसरी होती है यहां पर जलवायु। ठीक है, तो यहां पर जो मौसम है हम दो पर ही फोकस रखेंगे, मौसम और जलवायु पे। जो यहां पर मौसम है, मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाएं, दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाएं, कुछ मिनट से लेके कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, राइट। जैसे हम कहते हैं कि आज मौसम खराब है, तो आज मौसम खराब का मतलब इस वक्त जो हमको दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है 3-4 घंटे बाद क्या होगा, मौसम ठीक हो जाएगा। तो मौसम में हम क्या क्या लेते हैं, मौसम में हम लेते हैं तापमान, आर्द्रता, वर्षा, प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर, वायुदाब, ये सब देखते हैं। तो किसी भी स्थान पर अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है, और किसी भी स्थान के कम से कम 50 वर्ष के औसत मौसम को, 50 वर्ष के औसत मौसमी दशाओं को जलवायु कहा जाता है, जलवायु। ठीक है, तो किसी भी स्थान पर जब कोई जो ये जलवायु है, इसी के हिसाब से वहां पर मृदा का विकास होता है, मृदा के हिसाब से वहां पर वनस्पतियों का विकास होगा, मृदा और जलवायु, और उसी अनुसार से यहां पर क्या होगा, जंतु समूह आएगा। इसका मतलब किसी भी स्थान की जलवायु के हिसाब से वहां पर जीवों का विकास होता है, वहां पर जीवों का विकास होता है। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि जैव मंडल क्या होता है, जरा सोचो पहले जैव मंडल क्या होता है। तो मान लो ये जैव मंडल है, तो हमने कहा जैव मंडल पृथ्वी के चारों ओर वह क्षेत्र होता है जहां जीव पाए जाते हैं, जहां जीव पाए जाते हैं। अब अगर पृथ्वी के विभिन्न भागों में जलवायु अलग अलग हुई, यहां जलवायु ए, यहां जलवायु बी, यहां जलवायु सी, यहां जलवायु डी, और इसी जलवायु के अनुसार अगर यहां जीवों का विकास हो, जीवों के अंतर्गत क्या होंगी, वनस्पतियां और जंतु या प्राणी। तो यहां पर जो ए हो गया, ए क्षेत्र बायोम हो गया, बी क्षेत्र बायोम हो गया, सी क्षेत्र बायोम हो गया, डी क्षेत्र क्या हो गया, बायोम हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो बायोम होता है, बायोम किसी विशिष्ट जलवायु के अंतर्गत, बायोम आप ये कह सकते हैं, बायोम ऐसे क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जहां विशिष्ट जलवायु के अंतर्गत विशेष प्रकार के जीवों का विकास होता है, विशेष प्रकार के जीवों का विकास होता है। तो हम यहां बायोस्फीयर को कई बायोम में डिवाइड कर सकते हैं, और बायोम फिर डिवाइड हो सकता है कई प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में। यहां जंगल है, झील है, कुछ भी है, राइट। तो इकोसिस्टम छोटी इकाई होगी, बायोम उससे बड़ी इकाई होगी, और बायोस्फीयर सबसे बड़ी इकाई होगी। इसीलिए कहते हैं कि बायोस्फीयर या जैव मंडल सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। देखो दो क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाए कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, अगर बायोस्फीयर दिया है तो बायोस्फीयर है, जैवमंडल। अगर जैवमंडल नहीं दिया है तब महासागर है। और कहा जाए सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा महासागर, राइट। तो जब हम बायोम की बात कहते हैं तो यहां बायोम का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहां विशेष जलवायु के अंतर्गत विशेष प्रकार के जीवों का समूह पाया जाता है। ठीक है, तो एक बायोम ये हो गया, दूसरा बायोम ये हो गया, और दो बायोम के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है, इसे हम इकोटोन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इकोटोन। तो आपसे पूछा जाए इकोटोन क्या है, तो आप कहेंगे दो बायोम
दो समुदाय या दो पारिस्थितिक तंत्र, कुछ भी दो हों, एक ये और एक ये, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इकोटोन या संक्रमिका कहलाएगा। इकोटोन कहते हैं या संक्रमिका कहते हैं, इकोटोन कहलाता है। तो किन्हीं दो बायोम, किन्हीं दो समुदाय और किन्हीं दो पारिस्थितिक तंत्रों का संक्रमण क्षेत्र या उभयनिष्ठ क्षेत्र जो होता है वह इकोटोन कहलाता है। ठीक है, इकोटोन की एक खासियत होती है कि मान लो यह ए बायोम या ए समुदाय या ए पारिस्थितिक तंत्र है, या बी बायोम, बी समुदाय या बी पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, अब यहां पर कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, यहां पर कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इकोटोन में वे प्रजातियां मिलेंगी जो ए में भी मिलती हैं, वे भी मिलेंगी जो बी में मिलती हैं, और इसके अलावा यहां कुछ अलग प्रकार की प्रजातियों का भी क्या होगा, विकास होगा। इसलिए इकोटोन में दोनों बायोम की तुलना में अधिक जैव विविधता मतलब जीवों की विविधता, अधिक जैव विविधता पाई जाएगी। यहां पर अधिक जैव विविधता पाई जाएगी, और इस प्रभाव को कहा जाता है एज इफेक्ट। इसी को किनारा प्रभाव या कोर प्रभाव भी कहते हैं। किनारा प्रभाव या कोर प्रभाव भी कहते हैं। तो किन्हीं दो बायोम, किन्हीं दो समुदाय, किन्हीं दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहा जाता है। और इकोटोन में दोनों बायोम या दोनों समुदाय की तुलना में ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इस प्रभाव को किनारा प्रभाव या कोर प्रभाव या अंग्रेजी में एज इफेक्ट कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बायोम समझ में आया? बायोम का मतलब है कि पूरी पृथ्वी पर जहां जहां जीव हैं, अगर जलवायु के आधार पर हम डिवीजन कर दें तो हर एक जलवायु के हिसाब से विशेष प्रकार के जीवों का विकास होता है, और ये जीव समूह दूसरी जलवायु में पाए जाने वाले जीव समूह से अलग होते हैं। इसका मतलब है पृथ्वी पर विभिन्न जलवायु के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अतः बायोम वह क्षेत्र होता है जहां की विशेष जलवायु के अंतर्गत विशेष प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मोटे तौर पर इतना ही हम यहां पर समझ सकते हैं। ठीक, अब यहां पर देखो बायोम को हम यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले माना जाता था कि बायोम केवल स्थलीय भाग के संदर्भ में होंगे, लेकिन अब बदल गया है। बायोम को हिंदी में जीवोम भी कहते हैं। अब हम स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के बायोम की चर्चा करते हैं। ठीक है, जब हम देखेंगे, जब आप पेन ड्राइव का फुल कोर्स देखेंगे तो वहां बड़े विस्तार से इस पर बात की गई है। अब देखो, जो बायोम होगा इसे दो भागों में बांटेंगे। स्थलीय बायोम, टेरेस्ट्रियल, और जलीय बायोम, इक्वेटिक। जलीय बायोम, टेरेस्ट्रियल बायोम एंड एक्वेटिक बायोम। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। स्थलीय बायोम के अंतर्गत आ जाएगा, यहां पर हम ले लेंगे वन बायोम, फॉरेस्ट, घास बायोम, वन बायोम, घास बायोम, मरुस्थल बायोम, और यहां पर टुंड्रा बायोम। हम अभी चार की बात कर लेते हैं। वन बायोम, घास बायोम, मरुस्थल बायोम और टुंड्रा बायोम। और वन में भी क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, पर्णपाती वन बायोम, शीतोष्ण वन बायोम। पर्णपाती में दो होंगे, एक तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती।
राइट। तो हम यहां समझ लीजिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, और ये शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती हो गए। ठीक, फिर इसके बाद आ जाता है टैगा बायोम, टैगा बायोम, और आ जाता है भूमध्य सागरीय बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, और घास बायोम में आ जाता है सवाना बायोम और स्टेपी बायोम, या आप इसे बोलें उष्णकटिबंधीय घास बायोम और शीतोष्णकटिबंधीय घास बायोम। मरुस्थल मरुस्थल बायोम है और टुंड्रा टुंड्रा बायोम है, राइट, अपनी अपनी जगह पे है। ओके, तो अब हमको इनमें से कुछ बायोम पढ़ना होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी पर चर्चा करूंगा। एक इस पे मैं चर्चा करूंगा और एक भूमध्य सागरीय पे चर्चा हो जाएगी, घास बायोम पे चर्चा कर लूंगा, मरुस्थल पर चर्चा कर लूंगा। ये आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जरूरी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बायोम आपके सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम जलीय बायोम देखें तो जलीय बायोम दो तरीके का हो जाता है। एक हो जाता है जलीय बायोम के अंतर्गत ताजा जल बायोम, जो ताजे जल से संबंधित है, जो खारा पानी नहीं है, और दूसरा है लवणीय जल बायोम, लवणीय जल बायोम। ताजा बायोम के अंतर्गत अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां दो तरीके का हो जाता है, स्थिर जल बायोम और दूसरा हो जाता है गतिशील जल बायोम। फ्रेश वाटर बायोम में दो हैं, लेंटिक एंड लोटिक। लेंटिक स्थिर, लोटिक लोटपोट रहा है, और स्थिर के अंतर्गत आ जाता है मुख्य रूप से जैसे झील हो गया, तालाब हो गया, और इसके अंतर्गत आ जाती है नदी। लवणीय जल के अंतर्गत आ जाता है जैसे महासागर, फिर प्रवाल भित्ति, फिर मैंग्रोव, ज्वार नदमुख, एस्टुरी, ये सब शामिल होते हैं। इसमें मैं दो पे आपसे चर्चा करूंगा, प्रवाल और मैंग्रोव। ज्वार नदमुख में भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन प्रवाल और मैंग्रोव पर मैं आपसे ज्यादा चर्चा करूंगा। याद रखना, बायोम में पहले माना जाता था केवल स्थलीय क्षेत्रों को ही बायोम में विभाजित किया जाता है, इसलिए अभी भी वे किताबें जिन्होंने नई चीज को एडॉप्ट नहीं किया है, जो अपडेट नहीं हुई हैं, वहां पर अभी भी स्थलीय क्षेत्र को तो बायोम, लेकिन जलीय क्षेत्र को इकोसिस्टम ही कहा जाता है, जबकि अब उचित नहीं है। अब स्थलीय और जलीय दोनों क्षेत्रों में बायोम की संकल्पना को अप्लाई किया जाता है। तो अब हम यहां पर प्रमुख बायोम पढ़ेंगे। बायोम पढ़ना है तो आपको वही याद होना चाहिए जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जलवायु प्रदेश। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं आपको जलवायु प्रदेश, ध्यान से देखिएगा, इस पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम यहां देख लेंगे 0 से 10 डिग्री नॉर्थ, हम नॉर्थ में ही ले लें, यही चीज साउथ में चलेगी। फिर 10 से 30 डिग्री सब नॉर्थ में ले लो, 30 से 40 डिग्री, 40 से 60 डिग्री, 60 से 90 डिग्री। फिर हम इसको ऐसे बना देते हैं, और ये महाद्वीपीय भाग पर है। यहां की जो जलवायु होती है उसको हम विषुवतीय जलवायु कहते हैं। विषुवतीय जलवायु कहते हैं। यहां की जो होती है उसको हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। यहां की जो होती है उसे हम सवाना जलवायु कहते हैं। यहां की जो होती है उसे हम मरुस्थलीय या सहारा तुल्य जलवायु कहते हैं। मरुस्थलीय जलवायु या सहारा तुल्य जलवायु, सवाना जलवायु या सूडान तुल्य जलवायु, यहां चीन तुल्य जलवायु, यहां स्टेपी जलवायु, यहां भूमध्य सागरीय जलवायु, यहां सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, यहां टैगा या साइबेरिया तुल्य जलवायु,
यहां ब्रिटिश तुल्य या पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, यहां टुंड्रा जलवायु और यहां ध्रुवीय क्षेत्र, ये जलवायु क्षेत्र होते हैं। और आपको अब पता होगा कि ये वाला हिस्सा व्यापारिक पवनों के अधीन होता है और इधर का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा पछुआ पवनों के अधीन होता है और ये वाला हिस्सा ध्रुवीय पूर्वा पवनों के अधीन होता है। अगर हम पृथ्वी पर, मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये बना क्या है? पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री है, ये 66.5 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। सेम हियर यहां पर। तो अगर यहां कोई देश है तो उस देश से कुछ न कुछ अक्षांश और देशांतर गुजर रहे होंगे, राइट? अगर कोई देश है, कल्पना करो अगर अफ्रीका है, पूरा कॉन्टिनेंट ले लो, देश से काम नहीं चले तो, ये 0 डिग्री, 10 डिग्री और मान लो यहां से गुजर रहा है 30 डिग्री, अफ्रीका है, जितने भी महाद्वीप हैं वहां ये लागू होगा। तो अगर हम 10 से 30 डिग्री के बीच के क्षेत्र को 3 भाग में बांट दें तो यहां कौन सी जलवायु होगी? मानसूनी जलवायु। यहां कौन सी जलवायु होगी? सवाना जलवायु। और यहां कौन सी जलवायु होगी? मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ज्योग्राफी में 30% पढ़ाई इसके सहारे होती है और ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट में काम आता है। यहां पर औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड और तापमान 20 से 30 डिग्री तक पहुंच सकता है दिन में, लेकिन औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है यह विषुवत-रेखीय जलवायु क्षेत्र। अधिकतर संवहनीय वर्षा होती है और इसके अलावा पर्वतीय वर्षा भी होती है। संवहनीय वर्षा कहीं भी हो सकती है ध्रुवों को छोड़कर, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां होती है। फिर यहां पर जब व्यापारिक पवनें अपनी दिशा बदल देती हैं तो ऐसा पवन तंत्र जिसमें पवनों की दिशा उत्क्रमित हो जाती है, अर्थात कुछ समय पवनें ऐसे बहें और कुछ समय ऐसे बहें, तो ऐसा पवन तंत्र जिसमें पवनों की दिशा उत्क्रमित हो जाती है उसे मानसूनी या उसे मानसून कहा जाता है। मानसून। तो यहां पर वर्षा होती है 170 सेंटीमीटर प्लस। सवाना में वर्षा होती है यहां पर लगभग 70 सेंटीमीटर। मरुस्थलीय वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से कम। देखो, सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिक है, फिर आर्कटिक है, फिर सहारा है। तो मरुस्थल का मतलब क्या है? मरुस्थल का मतलब है मरुस्थल, मरा हुआ स्थल। मरा हुआ स्थल क्यों? क्योंकि वहां पर पौधे विकसित नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं विकसित हो सकते हैं? क्योंकि वहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां पर मृदा आदि का अच्छा विकास नहीं होता है। तो ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट में आप ये ध्यान रखिएगा, जहां वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम है उसे मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल दो तरीके के होंगे, ठंडे मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। ठंडे मरुस्थल सबसे बड़े मरुस्थल हैं। अगर आपसे कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो उत्तर है अंटार्कटिक। कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तब आपका उदाहरण होगा सहारा। अंतर समझ गए होंगे। यहां पर वर्षा होती है लगभग 150 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर। यहां वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर। यहां वर्षा होती है लगभग 80 सेंटीमीटर। यहां वर्षा होती है 100 से 120 सेंटीमीटर। यहां वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर। यहां वर्षा होती है 150 से 170 सेंटीमीटर। टुंड्रा में वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से कम। यह औसत वार्षिक वर्षा है, राइट? अब यहां के तापमान, यहां की वर्षा, यहां की आर्द्रता, इन सब के आधार पर इन क्षेत्रों में विशेष प्रकार के जीव जंतुओं का विकास हुआ है। इसलिए जब हम आपसे कहेंगे, देखो विषुवत रेखीय जलवायु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है,
जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होगी वहां पर वनों की सघनता ज्यादा होगी, वहां विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी, और जहां विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी तो उनका प्राथमिक उत्पादन भी अलग अलग होगा, उन पर निर्भर होने वाले जीव भी भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, भांति भांति के होंगे। तो इसलिए यहां पर जो वन उगते हैं वे सदाबहार हैं, इनको हम बोलते हैं विषुवत रेखीय सदाबहार वर्षा वन। तो वनों में महत्वपूर्ण ये हैं। मानसूनी क्षेत्र में जो वन आते हैं प्रमुख रूप से वो हैं पर्णपाती वन, पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है ना, ये दो वन होंगे। तो ये मानसूनी वन का मतलब है यहां पर क्या, पर्णपाती वन। सवाना में क्या है, घास मैदान, ऊंची घास, ऊंची और कठोर घास। पर्णपाती वृक्ष हैं लेकिन बहुत कम, ऊंची और कठोर घास के साथ यहां पर वृक्ष पाए जाते हैं। मरुस्थल में कटीली झाड़ियां वगैरह या फिर नहीं पाया जाएगा कुछ। चीन तुल्य में यहां के भी और यहां के भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। स्टेपी में छोटी घास पाई जाती है। भूमध्य सागरी में झाड़ियां और खट्टे फल वाले वृक्ष पाए जाते हैं। सेंट लॉरेंस में शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहां पर शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और यहां पर सर्दी से बचने के लिए शंकुधारी वन। सबसे अधिक क्षेत्र में अगर कोई बायोम फैला है, कोई वन फैले हैं, तो वो कौन से हैं, टैगा। सबसे अधिक एरिया को कवर करता है कौन सा बायोम, टैगा बायोम, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं आपको ध्यान रखने होंगे। तो यहां पर हम आपसे कुछ बायोम पे चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। हम यहां लिखते हैं पहले विषुवत रेखीय सदाबहार वर्षा वन। वन बायोम में एक बायोम ये होता है। यहां पर जब भी आप बायोम लिखेंगे तो आपको क्या क्या चीजें पीटी में ध्यान रखनी है। नंबर 1, अवस्थिति, लोकेशन। अवस्थिति है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, मतलब विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री और 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। दूसरा, जलवायु। जलवायु में तापमान, औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा मतलब उच्च तापमान पाया जाता है। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक। तीसरा, अन्य विशेषताएं। अन्य विशेषताएं, अन्य विशेषताओं में नंबर 1 ये है कि विश्व के सर्वाधिक सघन वन है, चाहे अमेजन के वन हो, कांगो के वन हो, और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में ये विश्व के सबसे सघन वन है, राइट। ये सघनतम वन है, सघनतम वन। उच्च प्राथमिक उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन और उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, यहां वर्षा वर्ष भर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो अप्रैल और अक्टूबर में होती है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। इसके अलावा यहां पर सर्दियों की कोई ऋतु नहीं होती, सर्दियों की कोई ऋतु नहीं, लेकिन इसका एक पैटर्न है। यहां पर जब प्रातः काल होगा धीरे धीरे सूर्य सिर पे चढ़ाएगा, सूर्य सिर पे चढ़ाएगा, गर्मी बढ़ेगी, वाष्पन की क्रिया तेज हो जाती है, और 2 से 4 बजे के बीच
तीव्र संवहनीय वर्षा होती है। कपासी वर्षा बादलों के सहारे अत्यधिक तीव्र वर्षा होती है, राइट। मेघों का प्रकार भी जरूरी है। और जब वर्षा हो जाती है तो 4 बजे के बाद आसमान से बादल हट जाते हैं और पानी चूंकि बरस गया है और इसके अलावा हीट अंतरिक्ष में चली जाती है और इसलिए यहाँ पर शाम का तापमान कम हो जाता है। और अगर दिन में तापमान 30 डिग्री है तो रात में तापमान घट के 20 डिग्री हो जाता है। और इन क्षेत्रों में जो जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे पिग्मी जनजाति, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति इसी प्रकार के वन में पाई जाती है, जो विश्व की सबसे छोटी प्रजाति मानी जाती है, लंबाई में सबसे छोटी प्रजाति है। तो उनको सर्दी लगने लगती है और वो आग तापने लगते हैं जला करके। इसलिए सर्दियों की ऋतु नहीं है, सर्दियों की ऋतु नहीं, लेकिन यहां रात्रि ही सर्दियां हैं, रात्रि ही शीत ऋतु है। क्वेश्चन हो जाए कि कौन से क्षेत्र में रात्रि ही शीत ऋतु है, तो उत्तर है आपका कौन सा बायोम? विषुवत रेखीय सदाबहार वर्षा बायोम। अब देखो यहां पर वन इतने ज्यादा सघन होते हैं कि जो ऊपर के यहां पर जैसे कोई पेड़ हुआ तो अब इसकी छाया ही पड़ेगी नीचे, इसलिए यहां पर अगर कोई वृक्ष प्रजाति का पौधा उगता है तो वो सूर्य के प्रकाश के लिए बहुत सीधा बढ़ता है। तो यहां से आपसे असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है। असर्शन क्या है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में या विषुवत रेखीय सदाबहार वर्षा वन में वृक्षों की लंबाई अधिक होती है। कथन हो गया। कारण, यहां प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश प्राप्त करने हेतु होड़ लगी रहती है। अर्थात यहां पर इतने पौधे हो गए, कोई छोटा पौधा यहां डेवलप हो रहा है तो उसको अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो उसका विकास नहीं होगा। तो यह क्या करता है? लंबाई में बढ़ता है और लंबाई में बढ़ के सबको चीर कर ऊपर पहुंच जाएगा जहां से उसे प्रकाश मिलने लगे और इस प्रकार यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। ठीक है ना। तो यहां वृक्ष बहुत ऊंचे पाए जाते हैं, ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इन ऊंचे वृक्षों के पाए जाने का कारण क्या है? यहां पर है। और जब बरसात होती है ना तो इन पेड़ों के ऊपर पानी भर जाता है और फिर पानी निकलता है नीचे, तो पानी नीचे धार के रूप में आता है। इसको हम बोलते हैं हवाई सरिता। हवाई सरिता। तो यहां हवाई सरिता भी पाई जाती हैं। एरियल रिवर्स भी यहां पर पाई जाती हैं। क्लियर? ये हो जाएगा। यद्यपि यहां पर लकड़ियां बहुत हैं और कठोर लकड़ियां भी हैं, कठोर लकड़ियों के वृक्ष हैं, लेकिन आर्थिक रूप में इनका बड़ा उपयोग नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? इतनी सघनता है और इतनी ज्यादा प्रजाति विविधता है कि अगर आप एक प्रकार की लकड़ी को लेने जाओ तो 1000 प्रकार की लकड़ियों से घिरी हुई है, इसलिए उसे प्राप्त कर पाना आसान नहीं होता है। लेकिन वर्तमान में यहां सड़क बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इन वनों को काटा गया है, इसलिए ये वन बहुत जल्दी, बहुत तेजी से कट रहे हैं। यहां की मृदा क्या होती है? लैटराइट। यहां जो जनजातियां रहती हैं वे प्रायः क्या कृषि करती हैं? झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि ये करती हैं। ठीक है। झूम कृषि और उसके प्रकार भी पढ़ लेना, ये ज्योग्राफी में जरूरी होगा। तो यहां झूम कृषि करती हैं। कुछ जगह पर जो पश्चिमी जगत के लोग पहुंचे तो वहां उन्होंने बागानी कृषि भी की है। ठीक है। ये इसकी यहां महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर इसके बाद वनस्पतियों में क्या क्या पाया जाता है? वनस्पतियों में यहां पर रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। रबड़ है, एबोनी, आबनूस है, गाटापार्चा है यहां पर, रबड़, एबोनी, गाटापार्चा, आयरन वुड। इसके अलावा आर्किड जैसे अधिपादप। आर्किड जो होता है अधिपादप होता है। अधिपादप का क्या मतलब है? यहां पर अधिपादप का मतलब है कि यहां पर यह किसी पेड़ के तने पे उगेगा और इसकी यहां पर हवाओं में यहां पर जड़ें रहेंगी।
यह पौधे से कुछ नहीं प्राप्त करता, पौधे से केवल सहारा प्राप्त करता है। तो आर्किड जैसे अधिपादप उगते हैं, और इसके अलावा लियाना जैसी लताएं, महालता, जो पेड़ों पर लिपट के ऊपर चढ़ती हैं, जिन्हें हम लियाना या महालता कहते हैं, महालता कहते हैं। ये विशेषताएं किसकी हैं? विषुवत रेखीय सदाबहार वर्षा वन की। ठीक है, अब हम एक और देख लेते हैं आगे, भूमध्य सागरीय वन। पहले अवस्थिति, अवस्थिति, अवस्थिति के अंतर्गत हम यहां पर देख लेते हैं, तो ये दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। यहां पर औसत वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर और वर्षा अनुतटीय पछुआ पवनों से, अनुतटीय पछुआ पवनों से शीतकाल में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां वर्षा कब होगी? शीतकाल में। ठीक है, यहां शीतकाल में वर्षा होती है, इसकी सर्वप्रमुख विशेषता है। ठीक, फिर यहां पर और वनस्पतियां, वनस्पतियों में यहां पर जैसे कैलिफोर्निया में झाड़ियां जो पाई जाती हैं, चैपरल, चिली में मैटोरल, चिली में मैटोरल, फ्रांस में मार्क्विस, इटली में माचिया, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में फिनबस। इन्हें मार्क्विस माचियात को गेरिंग भी कहा जाता है। गेरिंग, गेरिंग में जब थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत जब चेंज हो जाता है गेरिंग में, तब हम इसे बाथा भी बोलते हैं। तो यहां इतना थोड़ा सा याद रखना, ये झाड़ियां हैं। ऑस्ट्रेलिया में माली और मुल्गा, माली और मुल्गा, ये झाड़ियां हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां ओक भी पाया जाता है, कार्क, ओक, और यहां रसदार फल पाए जाते हैं। और रसदार फल में जैसे अंगूर है, जैतून, जैतून यहां का प्रमुख वृक्ष है। अंगूर है, जैतून है, सहतूत है, नींबू के वंश हैं कई, राइट। यहां रसदार फल में अंगूर भी मिलता है, और अंगूर मिलता है तो इसलिए यहां पर शराब बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार भूमध्य सागरीय वन या भूमध्य सागरीय बायोम भी कह सकते हो। ठीक है, इसके अंतर्गत ये इसकी विशेषताएं। फिर आगे देखें, अब हम एक और बायोम देख सकते हैं, मरुस्थलीय बायोम। मरुस्थलीय बायोम, और हम यहां गर्म मरुस्थल की बात कर रहे हैं, गर्म मरुस्थल की बात कर रहे हैं। जब भी आप गर्म मरुस्थल देखोगे, गर्म मरुस्थल का मतलब है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब है 10 डिग्री से 30 डिग्री तक, सब ट्रॉपिकल का मतलब है 30 डिग्री से लेकर लगभग 45 डिग्री तक है, 30 से 45, ये सब ट्रॉपिकल।
मोटे तौर पे है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें और देख लेंगे। तो जब भी यहाँ पर जो मरुस्थल पाया जाएगा वो 10 से 30 डिग्री के बीच महाद्वीप के इस किनारे पर होगा। 10 से 30 डिग्री के बीच महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर मरुस्थल होता है। ठीक, यहीं पर क्यों होता है? खास तौर पे ये 15 से लेके 25 डिग्री पर ज्यादा होते हैं। 15 से 25 डिग्री पर ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं ये देखो। अगर ये यहां पर मान लो कोई महाद्वीप है और ये महासागर है, ये महाद्वीप है, ये महासागर है, ठीक है, और यहां से ये मान लो 10 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो कौन सी हवा चलेगी यहां पर? हवा होगी यहां पर व्यापारिक पवनें। ये याद रखो, जब व्यापारिक पवन महासागर से तट की ओर आए तो इसे कहते हैं अनुतटीय पवन, और जब पवन तट से दूर जाए महासागर की तरफ तो हम इसे कहते हैं अपतटीय पवन। इसे हम क्या कहते हैं? अपतटीय पवन। तो जब तट की तरफ महासागर से हवा आएगी तो ये हवा अपने अंदर वाटर वेपर रखेगी, जलवाष्प रखेगी, और आ करके यहां पर अवरोध मिल जाए, पर्वत पठार कुछ भी हो जाए, तो यहां पर वर्षा करेगी। तो यहां पर वर्षा ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आगे पहुंचती जाएगी तो वर्षा करती जाएगी। तो यहां पहुंचते पहुंचते वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पहली बात कि यहां पर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर मरुस्थल पाए जाते हैं। क्यों? खासतौर पे 15 से 25 डिग्री, 10 से 30 कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली में 15 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर, पश्चिमी भागों पर मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं? तो पहला कारण है, हम एक कारण यह भी लिख सकते हैं ऐसे सिंपल भाषा में कि यह व्यापारिक पवन पेटी के अंतर्गत आता है, जहां व्यापारिक पवनें बहती हैं, और व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा करती हुई जब पश्चिम में पहुंचती हैं तब तक ये शुष्क हो जाती हैं, और इनसे होने वाली वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। अतः यहां मरुस्थलों का विकास होता है। बात समझ में आई? ये तो नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात, भूगोल की भाषा में, इकोलॉजी एनवायरनमेंट की भाषा में कह सकते हो क्या? यह क्षेत्र अपतटीय व्यापारिक पवनों के अधीन आता है। यहां पवनें व्यापारिक चलते हैं, अपतटीय व्यापारिक पवनों के अधीन आता है, अतः शुष्क रह जाता है और मरुस्थलों का निर्माण होता है। ये सही टर्मिनोलॉजी है। ये टर्मिनोलॉजी यूज करोगे आप आगे चल के मेंस में, पीटी में कोई जरूरत नहीं है। तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? अब याद रखो, जब हवा ऐसे चलती है तो व्यापारिक पवन ऐसे आगे जाएगी। जब व्यापारिक पवन आगे जाएगी तो ये ऊपर के गर्म पानी को धक्का दे देगी, तो यहां ऊपर का महासागर का गर्म पानी हट जाएगा और यहां कौन सा पानी आ जाएगा? ठंडा पानी। यही कारण है इन अक्षांशों पे, महाद्वीपों के किनारों पे देखोगे तो तुम्हें ठंडी जलधारा मिलेगी। तो यहां जो अपतटीय व्यापारिक पवन है, यह ऊपर के गर्म पानी को हटा देती है। ऊपर का पानी हट गया, नीचे से ऊपर क्या हो गया? ठंडा पानी आ गया। और जब ऊपर ठंडा पानी आ गया तब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? याद है? उत्स्रवण, उद्वेलन, अपवेलिंग बोलते हैं। और जब पानी यहां पे ठंडा हो गया तो तापमान कम हो जाएगा। जब तापमान कम हो जाता है तो यहां हवा उठने के बजाय क्या है? बैठने लगती है, और यहां वाष्पन की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हम इस दशा को क्या बोलते हैं? जब हवा कहीं बैठती रहे तो हम इसे कहते हैं प्रतिचक्रवाती दशा। तो आप लिखेंगे ठंडी धारा के कारण प्रतिचक्रवाती दशा। यही कारण है जहां ठंडी धारा बहती है उससे सटे हुए महाद्वीपीय भाग में मरुस्थल के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। तीसरा, ITCZ के प्रभाव से दूर होता है। ये सब आप भूगोल में जानते होगे, उसे अप्लाई कर लेना।
ITCZ के प्रभाव से दूर। चौथा, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं पहुंच पाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं पहुंच पाते हैं। ये सब आप समझ रहे हैं, मैं यहां बहुत उल्लेख नहीं करूंगा, नहीं तो फिर समय कम है, फिर काम नहीं हो पाएगा। पांचवा देखो क्या है, आपको पता होगा कि विषुवत रेखा से हवा उठती है, उठ के 30-35 पे बैठती है, जहां पर हाई एयर प्रेशर बेल्ट, हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश का निर्माण होता है। तो यह अश्व अक्षांश के सहारे आ जाता है। जो हाई प्रेशर है, यहां लिखोगे उच्च वायुदाब प्रकोष्ठ में आता है। उच्च वायुदाब प्रकोष्ठ में आता है, इसलिए भी यहां पर वर्षा नहीं होती। फिर एक और लिख सकते हो, समझ सकते हो अगर ऑप्शन हो, यहां इतना ज्यादा तापमान होता है, चूंकि बादल नहीं बनते हैं तो इतना ज्यादा तापमान होता है, अगर कुछ पानी बरसता भी है तो वह तेजी से क्या है, वाष्पित हो जाता है, और यहां पर मरुस्थल के लिए दशाओं का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन आता है, अगर यहां क्यों मरुस्थल बनता है, इतने कारण में से ही 2-4 कारण उसमें दिए होंगे, इससे ज्यादा और कारण यहां पर नहीं है। ठीक है, फिर यहां पर बनेंगी कि यहां पर कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी वनस्पतियां पाई जाएंगी, तो उत्तर होगा वही वनस्पति पाई जाएगी जो मरुस्थल को सह सके। तो मरुस्थलों में वनस्पतियां मरुद्भिद वनस्पतियां हैं। मरुद्भिद वनस्पतियां हैं जो कम पानी में रह लेती हैं। कम पानी में कैसे रह लेती हैं, इनकी जड़ें लंबी हो जाती हैं, पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, पत्तियां छोटी और गद्देदार हो जाती हैं, जिससे रंध्र अंदर धंस जाते हैं, और रंध्र जब अंदर धंस जाएंगे तब इनसे वाष्पन बहुत कम होगा, तो कम पानी में भी रह लेंगी। इनके अगर छाल है तो छाल कठोर हो जाती है, छाल कठोर हो जाती है। इनका जीवन चक्र कम अवधि का होता है। कुछ ऐसी भी होती हैं जो गर्मियों के समय बिल्कुल शांत रहती हैं, फिर थोड़ी भी सर्दी हुई तो उगाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पतियों में निम्नलिखित में से कौन से गुण पाए जाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये सारे गुण वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं घास मैदान। यहां पर घास बायोम, घास बायोम। तो यहां 2 तरह के घास क्षेत्र होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय, और दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल और टेम्परेट होता है। ट्रॉपिकल कहां पाए जाते हैं, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच, नॉर्थ और साउथ। ये कहां पाए जाते हैं, 30 डिग्री से 45 डिग्री, नॉर्थ और साउथ। यहां उष्णकटिबंधीय घास मैदान में देखो क्या होता है, यहां पर इस तरह ऊंची लंबी कठोर घास, ऊंची मोटी कठोर घास और कुछ पेड़ पाए जाते हैं। यहां कुछ पेड़ होंगे, इसलिए इन्हें वास्तव में कहा जाना चाहिए पार्क लैंड।
पार्कलैंड कहा जाना चाहिए, किंतु ये सूडान में सबसे ज्यादा मिलते हैं इस तरह की चीज, और सूडान में इन्हें सवाना कहा जाता है, इसलिए हम इन्हें क्या नाम दे देते हैं, सवाना। सवाना, सूडान में इस तरह की भूदृश्य मिलते हैं, उसे वहां सवाना कहा जाता है, इसलिए हम इसे सवाना कह देते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को सवाना कहा जाता है। यहां विशेषता क्या है, यहां ऊंची मोटी घास के साथ बिखरे हुए पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं, पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। इस जलवायु की विशेषता क्या है, इस जलवायु की विशेषता है यहां पर क्रम से शुष्क और आर्द्र मौसमों का आना, यह जलवायु की विशेषता है। इसका विकास क्यों हुआ है, इसका विकास हुआ है शुष्कता तथा आग लगने से। शुष्कता थी ही और आग लगी है कई बार, इसलिए जो पौधे विकसित हुए हैं उन्होंने अपना आकार अनुकूलन के लिए क्या कर लिया है, छोटा कर लिया है। ठीक है, यहां पर इसे बिग गेम कंट्री कहा जाता है। बिग गेम कंट्री भी कहा जाता है सवाना को। यहां पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, वनस्पतियां में जो घास हैं, जैसे इम्प्रेटा घास, इसके अलावा हाथी घास, बाओबाब, वृक्ष में बाओबाब या बॉटल ट्री, ये बोतल की तरह होता है इस तरह, और ये अपने अंदर खूब पानी इकट्ठा कर लेता है। कुल्हाड़ी मारो तो इससे पानी बाहर आ जाता है। तो जब पानी की कमी होती है तो लोग इस पेड़ को ढूंढ के इससे पानी प्राप्त करते हैं। यहां जंतु समूह में अगर देखें, जंतु समूह में तो अफ्रीकी हाथी पाया जाता है, जिराफ पाया जाता है, जेब्रा पाया जाता है, लायन पाए जाते हैं। ठीक है, एशियाई लायन तो केवल भारत में है, वहां अफ्रीका के टाइप के लायन आदि पाए जाते हैं। ठीक, अब विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के या इस तरह की घास पाई जाती हैं। तो सूडान में तो इसे क्या कहा जाता है, सवाना, या अफ्रीका में कह लो इसे कहा जाता है सवाना। वेनेजुएला और कोलंबिया में, वेनेजुएला तथा कोलंबिया में इसे लानोस कहते हैं। ब्राजील में इसे कैंपोस कहते हैं। सूडान में सवाना, वेनेजुएला कोलंबिया में लानोस और ब्राजील में इसे कैंपोस कहा जाता है। क्लियर, इस जगह इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहां पर तापमान किसी भी महीने में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता है, राइट। और यहां उच्च तापमान के अधीन यह प्रक्रिया होती है। शीतोष्णकटिबंधीय में तापमान इसकी तुलना में काफी कम होता है और वर्षा भी कम होती है, इसलिए यहां पर केवल घास पाई जाती है, केवल घास पाई जाती है। यहां पर वृक्ष नहीं पाए जाते, घास पाई जाती है, यहां पर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। अब जो शीतोष्णकटिबंधीय घास है, इसको कई स्थानों पर अलग अलग नाम दिया गया है। शीतोष्णकटिबंधीय घास
शीतोष्णकटिबंधीय घास का नाम एशिया में, एशिया कैसे लिखो, यूरेशिया, ज्यादा बेटर टर्म ये रहेगा, यूक्रेन वगैरह ये सब मिला के, यूरेशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, प्रेयरी, अर्जेंटीना पंपास, हंगरी में पुस्टाज, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी मैदान, चीन में मंचूरिया मैदान। ये नाम दिए गए हैं विभिन्न स्थानों पर, ये नाम आप थोड़े याद रखेंगे तो कई बार, उत्तरी अमेरिका मतलब यूएसए और कनाडा वाले क्षेत्र में, ठीक है ना, यहां पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये सारे क्षेत्र में। यहां जो स्टेपी के क्षेत्र थे, पहले यहां पशुचारक रहते थे, लेकिन अब ये स्थायी हो गए हैं, सरकार ने स्थायी बना लिया है। यहां सर्दियों में ना हिमांक के नीचे टेम्परेचर चला जाता है, ठीक। अब याद रखना, जितने भी शीतोष्णकटिबंधीय घास हैं, यहां चरनोजम मृदा पाई जाती है, जिसमें चीका की मात्रा ज्यादा होती है, जो हमने बताई थी, चीका की मात्रा ज्यादा, इसलिए इसकी जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, और घास के टूटने से और घास के सड़ने से ह्यूमस मिल जाता है। इसलिए यहां बिना सिंचाई के गेहूं की 2 फसलें हो सकती हैं, बिना सिंचाई के गेहूं की 2 फसलें हो सकती हैं। इसलिए विश्व में गेहूं उत्पादक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है, शीतोष्णकटिबंधीय घास बायोम जो है, मैदान जो है, प्रसिद्ध है। इसलिए इसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो ये यहां पर इनका महत्व है।